हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आशीष कुमार एक बार पुनः एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और चलते हैं अपनी जो पिछली कक्षाओं के अंदर अधिगम टॉपिक पर हम बात करते हुए आ रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली कक्षाओं के अंदर हमने देखा था अधिगम के सिद्धांत, और वो पिछली कक्षा में ख़त्म हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अधिगम की अवस्थाएं और अधिगम वक्र, जो कि मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि अगला टॉपिक ये रहेगा। तो आज का टॉपिक रहेगा अपने अधिगम की अवस्थाएं और अधिगम का वक्र। अधिगम की अवस्थाएं और अधिगम वक्र, ये दोनों चीज़ें आज देखनी। अधिगम वक्र, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होने मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दो टॉपिक बचेंगे अपने, एक तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और एक बचेगा अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद में ये यूनिट पूरी हो जाएगी। और जब ये यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, कम से कम 40-50 प्रश्न होंगे, वो एक बार देख लेंगे, फिर अगली यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अधिगम की अवस्थाओं के बारे में और अधिगम वक्र के बारे में। ठीक है, इससे अधिगम की अवस्थाएं, अधिगम की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो अधिगम की अवस्थाएं होती है टोटल 3। कितनी होती हैं? 3, जिसमें पहली अवस्था कहलाएगी प्राथमिक अवस्था, दूसरी अवस्था कहलाएगी मध्यम अवस्था और तीसरी अवस्था कहलाएगी अंतिम अवस्था। पहली अवस्था हो जाएगी अपने, पहली अवस्था हो जाएगी प्राथमिक अवस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था हो जाएगी मध्यम अवस्था। और तीसरी अवस्था होती है अंतिम अवस्था। हम बात कर रहे हैं अधिगम की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें पहली अवस्था है प्राथमिक अवस्था, दूसरी अवस्था हो जाएगी मध्यम अवस्था और तीसरी अवस्था हो जाएगी अंतिम अवस्था। जो प्राथमिक अवस्था है इसके अंदर देखेंगे कि जब बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, कि जब कोई बालक सीखना प्रारंभ कर देता है तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा और स्फूर्ति होती है। जब कोई बालक सीखना प्रारंभ करेगा तो उस समय उस बालक के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्फूर्ति रहेगी, जिससे सीखने में अधिक गति और सीखा हुआ ज्ञान अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। जब सिखाना प्रारंभ करेंगे तो बालक के अंदर अत्यधिक ऊर्जा होगी, जिससे वह अधिक से अधिक सीख पाएगा और जल्दी जल्दी सीख पाएगा। ये इसकी प्राथमिक अवस्था कहलाएगी। पहली है प्राथमिक अवस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था। इसके अंदर लिखेंगे अपन कि जब बालक सीखना प्रारंभ करता है जब बालक सीखना प्रारंभ करता है तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा एवं स्फूर्ति, अत्यधिक ऊर्जा एवं स्फूर्ति होती है। स्फूर्ति होती है जिसमें उसे या फिर जिससे
उसे सीखने में गति एवं मात्रा जिसमें सीखने में उसे गति एवं मात्रा अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बालक सीखना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्फूर्ति होगी, ऊर्जा होती है, तो उसको जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो उसको ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। देखा होगा कक्षा जब स्कूल चलते हैं तो स्कूलों में पहला दूसरा पीरियड अपने गणित का या विज्ञान का या अंग्रेजी का दिया जाता है। उसका कारण ये है कि जब कोई बालक घर से आएगा तो फ्रेश रहेगा और उसमें ऊर्जा संचित रहेगी, स्फूर्ति होगी, तो उसको जो भी चीज़ सिखाई जाती है तो उसको जल्दी सीख लेता है। इसी कारण पहला जो पीरियड रहेगा, पहली जो क्लास रहती है वो कठिन क्लास रखी जाती है, जैसे कि साइंस का हुआ, मैथ की हुई, अंग्रेजी की हुई। उसके बाद में अन्य क्लासों को रखा जाता है। कारण ये है कि भाई पहली बार आएगा, उसको देखेगा तो उसके जो भी चीज़ समझेगा वो समझ जाएगा। दूसरी अवस्था आती है अपने मध्यम अवस्था। दूसरी अवस्था रहेगी मध्यम अवस्था, और इस अवस्था के अंदर बालक सीखने के दौरान, जो मध्यम अवस्था है, इस अवस्था में बालक सीखने के दौरान उसमें थकान, आलस्य, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द आदि पैदा होने लगता है। जब कोई बालक सीखने की कोशिश करता है और सीखता है दूसरी अवस्था के अंदर, भाई पहली अवस्था तो ये थी जो भी सिखाया वो, लेकिन जब वह बैठा है तो बैठने के बाद में कुछ समय के पश्चात उस बालक के अंदर सिर दर्द होने लगेगा, आलस्य आने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सारी की सारी बाधाएं उसके सामने आएंगी, जिससे उसके सीखने की गति में बाधा उत्पन्न होती है, और इस अवस्था को अपन दूसरी अवस्था कहते हैं। सीखने के दौरान बालक में आलस्य, सीखने के दौरान बालक में आलस्य, चिड़चिड़ापन, थकान आदि होने लगते हैं, जिससे बालक के अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे बालक के अधिगम में बाधा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। पहली अवस्था हम बात कर ली कि जब भाई कोई बालक आएगा तो उसके सामने सबसे पहले मतलब उसमें स्फूर्ति होगी, ऊर्जा होगी, तो उससे जो भी चीज़ सिखाई जाएगी वो उसको सीख लेगा। दूसरी अवस्था के अंदर जब वो बालक बैठा हुआ है, सीख रहा है, तो उसके अंदर धीरे धीरे थकान आने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। ये सभी प्रकार के दोष उसके अंदर आने लगते हैं। धीरे धीरे दोष भी न कहें तो बाधाएं कह सकते हैं, परेशानी होने लगती है। इन परेशानियों से उसके अंदर होने वाले अधिगम वो उसको प्रभावित करता है, यानी कि कम सीखना प्रारंभ कर देगा वो बालक, परेशान हो जाएगा, तो वो चीज़ है। तीसरी अवस्था आती है अपने अंतिम अवस्था।
अंतिम अवस्था। तीसरी अवस्था होती है अंतिम अवस्था। इसमें होता है कि सीखने के दौरान एक ऐसा समय भी आता है कि जब बालक चरम सीमा तक सीखता है। इस अवस्था में यह बताया गया है कि इस सीखने के दौरान एक ऐसा भी समय आता है जब बालक अधिकतम जितना सीख सकता है वो सीख लेता है और उसके बाद में सीखना बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये कि पहली अवस्था में तो जितना ज़्यादा सिखाएंगे उतना ज़्यादा सीख लेगा। दूसरी अवस्था में ये होगा कि जितना बताएंगे फिर उसको परेशानी आने लग जाएगी, आलस्य करेगा। और तीसरी अवस्था के अंदर तीसरी अवस्था के अंदर ये है कि बालक जितना सीख पाएगा उसका पीक पॉइंट होगा, चरम सीमा तक होगा, जहाँ तक सीख जाएगा और उसके बाद में वो सीखना बंद कर देगा। ये तीसरी अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे कि सीखने के दौरान एक ऐसा समय भी आता है, एक ऐसा समय भी आता है जिसमें बालक का सीखना चरम सीमा पर होता है, जिसमें बालक का सीखना चरम सीमा तक होता है। और उसके बाद सीखना बंद कर देता है, और उसके बाद बालक सीखना बंद कर देता है। बालक सीखना बंद कर देता है। ठीक है, ये हो गई अधिगम की अवस्थाएं। इसके बाद में चलते हैं अपन अधिगम वक्रों की ओर, कि भाई अधिगम वक्र क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई अधिगम वक्र का जनक कौन है, किसने दिया, और इस अधिगम वक्र का विकास किसके द्वारा किया गया था। इन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि कभी कभी सवाल पूछ भी लिया जाता है कि अधिगम वक्र का जनक कौन है, या फिर अधिगम वक्र है उसका विकास किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिपादक की, कि भाई इसका प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक कह दो या जनक कह दो, एक ही बात है। प्रतिपादक में लिखेंगे एबिंगहास। ठीक है, प्रतिपादक हो गया एबिंगहास। और इसके अधिगम वक्र का विकास करने वाले, अधिगम वक्र का विकास करने वाले वो हैं अपने ऑर्थरविल। ऑर्थरविल, ठीक है। अधिगम वक्र के प्रतिपादक हो जाएंगे एबिंगहास, और विकास में योगदान या विकास करने वाले हो जाएंगे ऑर्थरविल। ठीक है, उसके बाद में आता है अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अपने सतत अधिगम वक्र। सतत या सरल रेखीय अधिगम वक्र भी बोल सकते हैं। सतत
या सरल रेखीय वक्र। पहला हो जाएगा सतत अधिगम वक्र और दूसरा हो जाएगा अपने सरल रेखीय वक्र। दूसरे वक्र की बात करें कि भाई दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा है उन्नतोदर, उन्नतोदर अधिगम वक्र। इसको समान निष्पादन वक्र भी बोल सकते हैं, समान निष्पादन वक्र भी कह सकते हैं। इसको आप माफ करना, समान निष्पादन नहीं, समान निष्पादन वक्र तो अपन सतत को ही बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र, या फिर नकारात्मक भी बोल सकते हैं इसको, नकारात्मक अधिगम वक्र। उसके बाद में तीसरा अधिगम जो भी वक्र का प्रकार बताया वो है नतोदर, नतोदर अधिगम वक्र भी बोल सकते हैं। तीसरा प्रकार हो जाएगा अपने नतोदर, या फिर इसको कह सकते हैं सकारात्मक अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र भी बोल सकते हैं इसको। और जो चौथा प्रकार है उस प्रकार को बोलते हैं एस टाइप प्रकार, एस टाइप अधिगम वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा सरल रेखीय वक्र, दूसरा हो जाएगा नतोदर, तीसरा हो जाएगा उन्नतोदर और चौथा हो जाएगा एस टाइप। या फिर ऐसे बोल दो सतत, उन्नतोदर, नतोदर और चौथा आ जाएगा अपने एस टाइप। इसमें सबसे पहला देखते हैं अपन सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र इस वक्र में क्या होता है कि अधिगम और समय, अधिगम और समय लगातार जितना अधिगम होगा, जितना समय बढ़ेगा उतना ही अधिगम होगा, जितना समय बीतेगा उतना ही अधिगम होता जाएगा। जितना बताएंगे, जितने समय में अपन बताएंगे तो उतने ही समय में अधिगम जितना होगा, जो बताया है वो याद होना या सीखना वो सरल रेखीय के अंदर आएगा। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई अधिगम वक्र होता क्या है। सरल रेखीय वक्र को तो अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले ये चीज देख लेते हैं अधिगम वक्र होता क्या है। तो अधिगम के मध्य में ये परिभाषा देखें तो समय और अधिगम, समय और अधिगम, समय और अधिगम की गति के मध्य, समय और अधिगम की गति के मध्य आनुपातिक के मध्य आनुपातिक संबंध को समय और अधिगम की गति के मध्य आनुपातिक संबंध को किसी आरेख की सहायता से दर्शाया जाता है। संबंध को किसी आरेख की सहायता से दर्शाया जाता है। तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। आ गई बात समझ में? बात कर रहे हैं हम अधिगम वक्र की, जिसके प्रतिपादक थे एबिंगहास
और उसके विकास करने वाला था ऑर्थरवील। उसके बाद में हमने प्रकार देखे थे, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। अधिगम के प्रकार तो 3 होते हैं, लेकिन अधिगम वक्र की अपन बात कर रहे हैं, तो अधिगम वक्र के 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अधिगम वक्र बताया था मैंने सतत रेखीय, दूसरा बताया था उन्नतोदर, तीसरा बताया था नतोदर, और चौथा बताया था एस टाइप। अब बात करते हैं अधिगम वक्र होता क्या है, कि समय और अधिगम के मध्य, समय और अधिगम के मध्य की गति के मध्य जो संबंध हम आरेख के द्वारा दर्शाते हैं उसे ही अपन अधिगम वक्र कहते हैं। समय और अधिगम की गति के मध्य आनुपातिक संबंध को जिसे आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, संबंध को आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। अब ये संबंध चाहे कम ज़्यादा का हो या फिर सीधे हो, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, और इस तरह से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, इस प्रकार का अधिगम वक्र कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अपन पहला देख रहे थे, ये तो हो जाएगा अधिगम वक्र के बारे में। पहला अधिगम वक्र देख रहे थे सरल रेखीय अधिगम वक्र। इस वक्र में समय के सापेक्ष अधिगम की गति एक निश्चित अंतर में होती है। इस वक्र में समय के सापेक्ष अधिगम की गति एक निश्चित अंतर में होती है, उसे ही अपन सरल रेखीय कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, कि हमने ये तो है t जो कि समय हो गया, ये हो जाएगा l अधिगम हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि समय के सापेक्ष जितना समय बढ़ेगा उसी के सापेक्ष अधिगम होगा, जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा अधिगम, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से अधिगम होता जाएगा। तो इसके मध्य में एक अंतर बनता है, सीधी रेखा, जितना हमने पढ़ा, जितने समय में हमने पढ़ा उतना याद। समय और अधिगम ये दोनों समांतर में बढ़ते जाते हैं, कहने का मतलब ये आनुपातिक रूप से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तो अपने सरल रेखीय वक्र हो जाता है। इसमें लिखते हैं, लिखने का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इस जो भी मैंने अब तक पढ़ाया अधिगम की अवस्थाओं के अंदर अगर कोई भी समस्या हो तो अपने कमेंट में लिख देना, और किसी भी प्रकार का जो भी समस्या आ रही हो वो हमें बताएं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।